आप उंगली उठाओगे 3 उंगली आपके तरफ है। कांग्रेस तो लोगों को भुलाकर भटकाकर धोखा देकर सत्ता में आती है और केवल लूटने का काम करती है, क्योंकि हम विकास के लिए राजनीति करते हैं, विकास में राजनीति नहीं करते। जब 2003 में हमारी सरकार बनी, सरगुजा में भी नक्सलवाद था। सरगुजा को पूरी तरह से नक्सल मुक्त किया हमारी सरकार ने। बस्तर के थोड़े हिस्से में बच गया था, फिर दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार आ गई 2018 में, फिर से नक्सलवाद बढ़ा। राज्य के अंदर जहां कहीं भी अपराध हो रहा है, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। इसमें भी गड़बड़ियां हो जाती है, सड़कें बनाने जाते हैं, सड़कों पर गड़बड़ियां हो जाती है। ये प्रश्न चिन्ह उठाकर, प्रश्न लगाकर, मुद्दे उठाकर क्या कहना चाहते हैं? एक भी मुद्दे पे सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर पाते हैं। धरातल की बात आती है तो कुछ गांव, कुछ शहर अब भी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, सड़कों की समस्या से जूझ रहे हैं, कहीं पर बिजली की भी परेशानियां हैं। सारा काम करने के जुम्मे हम पर आया है, तो उस काम को, हम चुनौती को स्वीकार करते हैं और कर रहे हैं काम। सब कुछ अच्छा है तो फिर मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा? खाली जगह को भर क्यों नहीं दिया जाता? किसी को जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जाती? देखिए, कांग्रेस क्यों इस बात की चिंता करती है, मुझे समझ में नहीं आता है। नमस्कार, मुद्दे की बात अमित के साथ में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ खास गेस्ट जो है वो डिप्टी सीएम अरुण साव हैं। आज हम समझेंगे कि अभी तक की सरकार में किस तरीके से काम हुआ, डिप्टी सीएम बनने के बाद से अरुण साव जी ने क्या किस तरीके से काम किया और सरकार की आगे की मंशा क्या है। बहुत स्वागत है आपका अरुण जी। अमित जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम, जय जोहार। अरुण जी, सबसे महत्वपूर्ण तो यही होता है कि जब सरकार में डिप्टी सीएम की एक भूमिका मिल जाती है और उसके बाद विभागों का आवंटन भी हो जाता है, तो सवाल ये होता है कि जनता के लिए अब तक मंत्री बनने के बाद आपने किया क्या। तो सबसे शुरुआत तो हम इसी सवाल के साथ में करना चाहेंगे कि पहला ऐसा कौन सा निर्णय था आपका जिसे आपने मंत्री बनने के साथ में लिया और लगता है कि इसमें और आगे काम करने की ज़रूरत है? देखिए, 2023 में राज्य में जब हमारी सरकार बनी, पूरी तरह से विकास अवरुद्ध था, प्रशासनिक रूप से अराजकता का वातावरण था और एक तरह से लोगों में भारी निराशा थी। और हम इस नारे के साथ सरकार में आए कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, क्योंकि अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया 1/11/2000 को। और जब भी हमारी सरकार बनी 2003 से लेकर 18 तक हम सरकार में रहे, छत्तीसगढ़ के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया, छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में आगे लेकर गए। 18 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश की दुर्दशा कर दी, विकास अवरुद्ध हो गया। अब 23 में जब हमें जनादेश मिला तो हमने फिर से नए सिरे से छत्तीसगढ़ को सजाने और संवारने का काम प्रारंभ किया और अनेक ऐसे निर्णय किए। मेरे पास जो विभाग है, उन विभागों के कामों में सुव्यवस्थित करने का काम, उन विभागों के काम को जवाबदेही तय करने का काम, जवाबदेही तय करके समय पर काम हो, गुणवत्ता युक्त काम हो, जन समस्याओं का त्वरित निराकरण हो, ऐसी अलग अलग योजनाएं लेकर अलग अलग विभागों के लिए काम किया। नगरीय निकाय में 2 बड़े काम इस बीच प्रारंभिक तौर पर हुए। पहला, हमारे अधिकारियों से कहा कि सवेरे 6:30 बजे निकलें और शहर का भ्रमण करें, शहर में चल रहे विकास कार्यों पर नज़र रखें, शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करें। और इसको लेकर पूरे प्रदेश भर में एक वातावरण बना और नगरीय निकाय के कामों में कसावट आई। नगर हमारे स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने, इस दिशा में मजबूत काम हुआ। फिर हमने जन समस्या निवारण पखवाड़ा लगाया। 15 दिन सभी नगरीय निकायों में अलग अलग वार्डों में जाकर, अलग अलग मोहल्लों में जाकर वहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान स्पॉट पे करने का
राशन कार्ड बनाने का, आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का से लेके सारे कामों का लाभ वहाँ पर लोगों को मिले। इसलिए 15 दिन वो पखवाड़ा चलाया, उसका बड़ा प्रतिसाद मिला। और उस दौरान जो निर्माण के मांग आए उसके लिए 400 करोड़ रुपए की राशि एक मुश्त नगरीय निकायों को जारी किया और इस तरह से नगरीय निकाय की व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया। फिर उसी तरह से लोक निर्माण विभाग में सड़कों की दुर्दशा थी। 5 साल में कोई काम सड़क को लेकर कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया था। सड़क में गड्ढे थे, सड़क हमारे दुरुस्त हों इसके लिए योजना बनाकर काम चालू किया, सड़कों को दुरुस्त किया, गड्ढे भरे गए। उसी तरह से पीएचई विभाग में जल जीवन मिशन के काम की दुर्दशा थी, उस काम को नए सिरे से सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने की योजना बनाई। अनियमितता पाने पर 6 अधिकारियों को निलंबित किया। ऐसे पूरी तरह से अपने विभागों पर फोकस करके मैंने काम किया। जहाँ तक संपूर्ण रूप से पूरी सरकार का मामला है तो इन 18 महीनों में हमारी सरकार ने मोदी की एक एक गारंटी को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का काम किया और सुशासन स्थापित करने के लिए योजना बनाकर काम किया। कामों में पारदर्शिता हो, काम समय पर हो, इसको लेकर योजनाबद्ध तरीके से काम किया। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया, उस पर कड़ाइयाँ की और जो विकास के काम अवरुद्ध थे उसे तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया। मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का काम किया, चाहे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हो, 70 लाख माताओं बहनों को महतारी बंधन की राशि देने का मामला हो, 13 लाख किसानों को 2 साल का पुराना बोनस देने का मामला हो, 3100 रुपये में धान खरीदने का मामला हो, ऐसे एक एक चीज़ों को, तेंदूपत्ता का बोनस बढ़ाने का मामला हो, सब मांगों पर सकारात्मक रूप से काम चालू किया। पीएससी घोटाले का सीबीआई जांच का वायदा किया था वो किया। आज कितने लोग जेल में हैं। तो हमारी सरकार ने जो कहा उसको लेकर प्रतिबद्धता से काम किया और उसका नतीजा भी देखिए कि कैसे जनता ने हमें दिया। विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद सरकार बनी और हमारे 6 महीने के कामों पर जनता ने मुहर लगाई। 11 में से 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी और एक बार जनता की मुहर लगी। रायपुर दक्षिण का चुनाव हुआ, ऐतिहासिक रूप से हम जीते और फिर से एक बार जनता ने हमारे कामों पर मुहर लगाई। नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव हुए, फिर से जनता ने दोनों हाथों से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, सरकार के काम पर मुहर लगाई। ये बताता है कि आज छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के कामों से, सरकार के कामों से पूरी तरह से संतुष्ट है। अब तेज गति से हम विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपने जितने कामों को गिनाया है मंत्री जी, सवाल फिर विपक्ष भी खड़े करता है कि जब भी कोई काम करने के लिए सरकार आगे बढ़ती है तो उसमें भी गड़बड़ियां हो जाती है। सड़कें बनाने जाते हैं, सड़कों पर गड़बड़ियां हो जाती है। महिलाओं को महतारी वंदन देने जाते हैं, उसमें गड़बड़ियां निकल आती है। विपक्ष भी जो है वो लगातार इन कामों को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, आप सवाल खड़े करना बहुत आसान है, पर आपको 5 साल जनता ने मौका दिया। आपने तो जनता की सुनी नहीं, जनता की चिंता नहीं की, कुछ नहीं किया, केवल लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार किया, अपराध को बढ़ावा दिया, विकास को अवरुद्ध किया, झूठ बोला, लोगों को ठगने का काम किया। कुछ भी तो नहीं किया 5 साल में। अब 5 साल में आपने कुछ किया नहीं। आज जब हमारी सरकार काम कर रही है, ये किस चीज पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे? मैं आपसे ही प्रश्न करता हूं कि आखिर जनता ने बार बार सरकार के कामों पर मुहर लगाई। जनता संतुष्ट है, जनता हमारे काम को सराह रही है, इसीलिए उन्होंने मुहर लगाई। ये प्रश्न चिन्ह उठाकर, प्रश्न लगाकर, मुद्दे उठाकर क्या कहना चाहते हैं? वास्तविकता ये है कि ये आज हताश हैं, निराश हैं। लगातार हार पर हार इनको मिल रही है। लोगों को भटकाने के लिए, लोगों को भुलावे में लाने के लिए ये कुछ विषयों को उठाते हैं जिन मुद्दों पर कोई दम नहीं है। सवाल जब ये कांग्रेस की बात आती है, विपक्ष की बात आती है,
मैं भी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप विपक्ष को किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या ये अपना काम सही तरीके से कर पा रहे हैं? क्या ये सरकार के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं वो सही तरीके से हो पा रहा है? देखिए, आज सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर रही है जिससे इन्हें प्रश्न उठाने का मौका मिले, पर विपक्ष के नाते कुछ ना कुछ बोलना है, इसलिए बोलते हैं। एक भी मुद्दे पे सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर पाते हैं, एक भी मुद्दे पर। आखिर जनता जब संतुष्ट है, जनता सरकार के कामों की सराहना कर रही है, बार बार मुहर लगा रही है, और हम सजग हैं, प्रतिबद्ध हैं, हम रोज हिसाब दे रहे हैं जनता के बीच कि हमने क्या किया। ये अपने 5 साल के कामों का हिसाब तो दे कि एक बड़ा काम हमने ये किया। सिवाय ठगने के, भ्रष्टाचार करने के, अपराधियों को संरक्षण देने, बढ़ावा देने का काम, इतना ही किया। दोनों हाथ से छत्तीसगढ़ को लूटा। पर आज प्रश्न चिन्ह, आपको प्रश्न लगाना है लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, हम जवाबदार हैं जी। प्रश्नों का उत्तर देने। पर मुझे लगता है कि सरकार पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम कर रही है। आज छत्तीसगढ़ का जो विकास अवरुद्ध हो गया था, आज चारों तरफ देखिए विकास के काम हो रहे हैं। शहरों की दुर्दशा थी, आज शहरों की स्थिति कहाँ बदल गई है। सड़कों की आपने बात की, सड़क आज देखिए कैसे हो गए हैं। आने वाले समय में और तेज गति से काम होंगे। इसी पर ही आ रहा था कि मोदी की गारंटियों के साथ में जो आप लोगों ने सुशासन की बात कही है और जनता ने आप लोग को जो भरोसा भी एक बड़े मैंडेट के रूप में दिया है, सड़कें छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत चैलेंजिंग और बड़ा विषय रहा है। जब आप विपक्ष में थे, बीजेपी विपक्ष में थी, आप प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उस दौरान में भी आप लोगों ने मुहिम चलाई थी। अब मान लिया जाए कि इस पंचवर्षीय में छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छी सड़कें मिलने वाली हैं, कुछ 20,000 करोड़ का आपको सौगात भी यहाँ पर मिला है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा? देखिए, सड़कों के मामले में लगातार स्वीकृति मिल रही है। अभी आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले जी। केसकाल घाट के लिए, बाईपास के लिए 300 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। बस्तर नक्सलवाद क्षेत्र, बस्तर कैसे जुड़ेगा? जी। बस्तर राजधानी से कैसे जुड़ेगा? बस्तर के विकास की रेखा बनेगी। बड़ा कठिन वो घाट है, वर्षों से वहाँ जाम लगता था। हमारी सरकार बनने के बाद हमने दुरुस्त किया, आवागमन ठीक किया। आज आप उस केसकाल घाट को देखिए, आपको लगेगा कि मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊं, फोटो खींचूं। कितना सुंदर हमने सजाकर संवार कर उसको बनाया। अब बाईपास बन जाने से समय बचेगा और आवागमन कभी अवरुद्ध नहीं होगा। बस्तर को के लिए वो विकास की रेखा का काम करेगा, और ऐसे लगातार स्वीकृतियां मिल रही है। भारत सरकार लगातार स्वीकृति दे रही है। पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ रहा है। लगभग 900 करोड़ रुपए CRF से मिला है जी। अब वो टेंडर प्रोसेस में है। 8 सड़कें, बड़ी बड़ी 8 सड़कों का निर्माण उससे होगा। अभी थोड़े दिन में उसके टेंडर हो जाएंगे, एजेंसी तय हो जाएगी, फिर निर्माण का काम शुरू होगा। सड़कों का तेज गति से निर्माण होगा। हमारे विकासखंड जिला मुख्यालय से जुड़े और जिला मुख्यालय राजधानी से जुड़े, विकासखंड से विकासखंड जुड़े, और पूरा सड़कों का जाल बिछाने का काम हम करने वाले हैं। शहरों के अंदर से भारी वाहन ना जाए, इसके लिए बाईपास सड़क बनाने की हमारी योजना है, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले 5 सालों में सड़कों के मामले में छत्तीसगढ़ बहुत समृद्ध हो जाएगा। आपके पास में कुछ और विभाग भी हैं, खास तौर पर अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि शहरों का नगर निगम के क्षेत्रों में किस तरीके से विकास हो रहा है, और नगर निगम का चुनाव भी एक महत्वपूर्ण चुनाव होता है। उस पर भी आप लोगों ने बड़ी संख्या में जीत हासिल की है। लंबे समय से कांग्रेस इस नगर निगम के चुनाव पर अपना आधिपत्य जमाए हुई थी, लेकिन अब विजन क्या है? बतौर उप मुख्यमंत्री, बतौर मंत्री, बतौर सुशासन की सरकार, किस विजन के साथ में इन शहरी नगर निगम के क्षेत्रों में आप विकास करने जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसे ही हमारी सरकार बनी, मैंने आपको बताया कैसे प्रातः भ्रमण की योजना बनाई अधिकारियों की, फिर जन समस्या निवारण शिविर लगाया, पखवाड़ा लगाया, जी। और लगातार विकास के लिए राशि दी। अधिकांश निकायों में कांग्रेस के लोग काबिज थे, महापौर और अध्यक्ष, पर हमने भेदभाव नहीं किया
क्यों? क्योंकि हम विकास के लिए राजनीति करते हैं, विकास में राजनीति नहीं करते। और उसका नतीजा क्या हुआ देखा आपने। 10 की 10 नगर निगम जहां चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती। राजधानी में न केवल 1.5 लाख वोट से महापौर जीती भारतीय जनता पार्टी की, वरन 70 में से 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीते। इतना बड़ा मैंडेट वो 1 साल में हमने नगरों की व्यवस्था जो सुधारी उसका परिणाम था। अभी हमने अलग अलग योजनाएं बनाकर शहरों के सुव्यवस्थित रूप से विकास करने का काम प्रारंभ किया है। नगरोत्थान योजना लेकर आए हैं। जी। जो नगरों के बड़े बड़े काम हैं, सड़कों के काम, ओवरब्रिज के काम, पार्क के काम, ऐसे कामों के लिए नगरोत्थान योजना बनाकर उसके लिए अलग से राशि दे रहे हैं। राशियां स्वीकृत हो रही है। और उसी तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे हम लगातार काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास बनाने का मामला हो, शहरों में एसटीपी बनाने का मामला हो, अमृत मिशन के काम हो, हर तरीके से हम शहर को साफ सुथरा और सुविधापूर्ण बनाने की दिशा में योजना बनाकर काम कर रहे हैं। हमने योजना बनाई कि हम सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाकर शहरों का विकास करेंगे। सभी नगरीय निकायों का सिटी डेवलपमेंट प्लान बनेगा, बन रहा है, वो अंतिम चरण में है। और वो बनने के बाद उसी के अनुरूप विकास के लिए हम राशि देंगे। हमारे आने वाले शहर में शहर के लोगों को सारी सुविधाएं ऑनलाइन मिलने लगेगी। उस दिशा में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं कि घर बैठे अपना जल कर पटाएं, संपत्ति कर पटाएं और सारा काम आपका ऑनलाइन हो। जी। तो ऐसे हम शहर के लोगों को अच्छी सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। मंत्री जी, मंशा तो अच्छी है, लेकिन जब धरातल की बात आती है तो कुछ गांव, कुछ शहर अब भी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, सड़कों की समस्या से जूझ रहे हैं, कहीं पर बिजली की भी परेशानियां हैं। सरकार से उम्मीद है, इसलिए बड़े मैंडेट के साथ में बीजेपी को हर क्षेत्र में जनता ने चुना था, लेकिन उन तक ये फैसिलिटीज कब तक पहुंच पाएगी 100%? आपको लगता है कि अमित जी, मैं यही आपसे कहता हूं कि पिछली 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी, किसी गांव में एक ढेला नहीं रखा गया, सड़क के नाम पर 1 इंच सड़क नहीं बनी। आज 1.5 साल का आप हिसाब देखें। जी। ये जरूर है कि जनता को भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीद है। कांग्रेस तो लोगों को भुलाकर, भटकाकर, धोखा देकर सत्ता में आती है और केवल लूटने का काम करती है, जनहित का काम करती नहीं है। वस्तुतः मैं कहूँ तो कांग्रेस पार्टी जनता, देश और प्रदेश के लिए काम नहीं करती, एक परिवार के हित के लिए काम करती है। पर हमारी सरकार बनने के बाद पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। गाँव का विकास अवरुद्ध हो गया था, गाँव में विकास शुरू हो गया। शहरों की दुर्दशा थी, आज शहर हमारे विकसित हो रहे हैं। शहरों में विकास के काम, आप जिधर देखोगे विकास के काम चलते हुए दिखेंगे। उसी तरह से पूरे प्रदेश भर में सड़कों का जाल बिछ रहा है। आप इस बात को बखूबी मानेंगे, स्वीकार करेंगे सच्चाई को कि 5 साल कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, सारा काम करने के जुम्मे हम पर आया है। तो उस काम को हम चुनौती को स्वीकार करते हैं और कर रहे हैं काम। आप बतौर प्रदेश अध्यक्ष, आपने विपक्ष की भूमिका में, सरकार लाने की भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। संगठन से लेकर सरकार तक कहीं ना कहीं एक आप महत्वपूर्ण कड़ी आज बने हुए हैं। सवाल ये है कि क्या जिस तरीके की स्ट्रेटजी, या कांग्रेस में हम कहें कि विपक्ष के तौर पर, या सरकार बनाने के बाद भी कार्यकर्ताओं में, संगठन में और सरकार में कमियां देखने को मिलती थी, भाजपा में ये कमियां दूर हो गई? क्या कार्यकर्ताओं के बीच गैप खत्म हो गया, जनता के बीच सरकार का गैप खत्म हो गया, आप ये मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से हम लोगों का जीवंत संपर्क रहता है। लगातार हमारे बैठकें होती हैं, हमारे कार्यक्रम होते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, जनता से भी मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, निराकरण करते हैं। तो हमारे यहाँ बिल्कुल भी किसी तरह की कोई दूरी नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो आज तो कांग्रेस दिशाहीन हो गई है, नेतृत्वहीन हो गई है।
और आपस में कैसे झगड़ते हैं जब बैठकें होती है। अब बताइए, कांग्रेस कार्यालय से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का मोबाइल चोरी हो जाता है। कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस की एक बड़ी नेता के साथ क्या हुआ था ये आपने देखा। जी। तो कांग्रेस की ये दुर्दशा है। और पर जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का मामला है, सरकार और संगठन में खूब तालमेल है और मिलकर जो वादे हैं, मोदी की गारंटी है, उसको एक एक करके पूरा कर रहे हैं। हमारा जो नारा है कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, तो छत्तीसगढ़ को संवारने के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं। आपने कहा कि बहुत अच्छा तालमेल है, फिर भी विपक्ष उस पर सवाल उठाती है कि सब कुछ अच्छा है तो फिर मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा, खाली जगह को भर क्यों नहीं दिया जाता, किसी को जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जाती? देखिए, कांग्रेस क्यों इस बात की चिंता करती है मुझे समझ में नहीं आता है। सरकार चल रही है, मंत्री हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, कौन मंत्री बनेगा, ये कोई विषय नहीं है, पर इन्हें बोलना है। जी। जब माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी महसूस करेंगे कि हाँ और मंत्री बनाने की आवश्यकता है, तो वो कर लेंगे, ये उनका विशेषाधिकार होता है। पर जहाँ तक सरकार के काम करने का विषय है, सरकार तेज गति से काम कर रही है, सभी विभागों में काम हो रहे हैं। आपका कहना ये है कि इतने ही मंत्रिमंडलों के साथ में सुशासन जो है वो बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है? देखिए, मुझे क्या कहना है कि बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी यदि महसूस करेंगे कि और मंत्री बनाने हैं तो वो बनाएंगे। ठीक है। आप महाअधिवक्ता भी रहे हैं, कई अधिवक्ता भी रहे हैं, आप हाल ही में ही अभी एडवोकेट्स के साथ में मुलाकात भी आपने की थी। सुशासन के साथ में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार घेर रहा है आपको, सरकार को। कुछ सुझाव हैं ऐसे बतौर महाअधिवक्ता, बतौर अधिवक्ता, साथ में क्योंकि आप सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर भी हैं, मंत्री भी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, कोई सुझाव हैं जिनसे ये चीज़ें कंट्रोल हो पाएंगी? आपने फिर से विपक्ष की बात की है। 5 साल में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी छत्तीसगढ़ में जब उनकी सरकार थी? आप उंगली उठाओगे 3 उंगली आपके तरफ है। और जहां तक हमारी सरकार बनने के बाद कांग्रेस की सरकार में कैसे अपराधियों को संरक्षण मिलता था, एफआईआर नहीं लिखा जाता था, लेकिन आज वो नहीं हो रहा है। घटनाएं होती है तो ठोस और मजबूत कार्यवाही होती है, अपराधियों को नेस्तनाबूद करने का काम होता है। माफियागिरी, अपराध, इन पर कितनी कठोर कार्रवाई हो रही है। चाहे नशे का अवैध कारोबार हो, उस पर कार्रवाई हो रही है। तो कानून व्यवस्था के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति पर विष्णुदेव साय जी की सरकार चल रही है। आज जब कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो आज बस्तर में क्यों नक्सल उन्मूलन का अभियान इतना जोर पकड़ के चल रहा है? जी। कांग्रेस की सरकार में तो ये नहीं हो रहा था, तो गलबहिया कर रहे थे। इससे बड़ा कानून व्यवस्था का राज और क्या होगा जब बस्तर अब तेज गति से नक्सल मुक्त होने जा रहा है। लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवान अपनी बहादुरी और वीरता और रणनीति से बस्तर में शांति स्थापित करने का काम कर रहे हैं। राज्य के अंदर जहां कहीं भी अपराध हो रहा है, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है, किसी को कोई प्रश्रय देने का सवाल ही नहीं है। और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कानून व्यवस्था का राज कायम करने के लिए। बिल्कुल अरुण जी, आपने क्योंकि बस्तर की बात कही है, बस्तर में हाल ही में ही हमारी टीम भी गई थी। हमने देखा वहाँ पर ऐसे सुदूर अंचल हैं जहाँ पर पहले सरकार की योजनाएं और सरकार पहुँच भी नहीं पाती थी। आज नियत नीलानार योजना चला रहा है, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर पानी के लिए नल जल योजना की तरफ से नल की टोटियाँ लगी हुई हैं। हालांकि एक चैलेंज है कि कैसे पानी उस क्षेत्र तक पहुँचाया जाएगा, लेकिन यहाँ तक पहुँची कैसे सरकार, और क्या लग गए आपको लगता है 25 सालों की ये मेहनत है? देखिए, हमने जब 2003 में हमारी सरकार बनी, सरगुजा में भी नक्सलवाद था। सरगुजा को पूरी तरह से नक्सल मुक्त किया हमारी सरकार ने। बस्तर के थोड़े हिस्से में बच गया था, फिर दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार आ गई 2018 में। जी। फिर से नक्सलवाद बढ़ा।
फिर 23 में हमारी सरकार बनी और फिर हमने पूरी ताकत से नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। बस्तर की तरक्की के लिए बस्तर को नक्सल मुक्त होना आवश्यक है, तो समानांतर हम काम कर रहे हैं। एक तरफ नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं, दूसरी ओर सरकार की योजनाओं को सुदूर अंचलों तक लेकर जा रहे हैं, चाहे वो नियत नीलानार योजना के माध्यम से हो, चाहे बस्तर पंडुम के माध्यम से हो, बस्तर ओलंपिक के माध्यम से हो। बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, विकास की मुख्यधारा में वो जुड़े, वहाँ पर सरकार की सारी योजनाएं पहुँचे, वहाँ स्कूल हो, वहाँ अस्पताल हो, वहाँ पीने का शुद्ध पानी हो, वहाँ सड़कें बने। ये सारी व्यवस्थाएं तभी खड़ी होगी जब बस्तर में शांति होगी। और इसलिए हमारी जो विकास की राजनीति है, और विकास की राजनीति हम बस्तर में भी कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विकास की राजनीति में एक तो नक्सलवाद रोड़ा था। आपको लगता है कि अभी तक जो स्कूल बेहतर नहीं हो पाए, स्वास्थ्य व्यवस्था जो बेहतर नहीं हो पाई, उसको लेकर और भी काम करने की ज़रूरत है? कुछ ऐसे क्षेत्र अनछुए हैं जहां पर थोड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर थी, जहां पर सही तरीके से अमला नहीं पहुंच पाता था। आज उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल हमारी सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। आज डॉक्टर्स डे है, आज बड़ी संख्या में डॉक्टरों को हमने नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया है जी। कोई भी हॉस्पिटल अब डॉक्टर विहीन नहीं होगा, कोई भी हॉस्पिटल। इतनी बड़ी योजना हमने बनाई है और लगातार नए हॉस्पिटल बनाने का काम, नए मेडिकल कॉलेज बनाने का काम, डॉक्टरों की नियुक्ति, ये लगातार हम कर रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का काम। मैं कांग्रेस पर आरोप लगाना नहीं चाहता हूं बार बार, लेकिन आखिर में वही आता है। 5 साल में स्वास्थ्य व्यवस्था का ऐसा मटियामेट इन लोगों ने किया था, आज हम उसको दुरुस्त करके अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने में लगे हैं। हॉस्पिटलों का विस्तार कर रहे हैं। बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, मेकाहारा को 700 बिस्तर का हॉस्पिटल बनाने का मामला हो। लगातार हम काम कर रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। शिक्षा व्यवस्था की आपने बात की, अभी खूब चर्चा में था युक्तिकरण अभियान हमारा। बिल्कुल। देखिए, एक तरफ 300 के करीब स्कूल शिक्षक विहीन थे, ऐसे ही बड़ी संख्या में स्कूल एकल शिक्षकीय थे। वहीं दूसरी ओर किसी स्कूल में 25 शिक्षक, 30 शिक्षक भी थे। तो हमारी प्रतिबद्धता देखिए, शिक्षा के लिए हमने युक्तिकरण किया ताकि पूरे स्कूलों में समान रूप से शिक्षक नियुक्त हों और सभी बच्चों का समान रूप से पढ़ाई हो। हमने मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान प्रारंभ किया है। समयबद्ध तरीके से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। बहुत पीछे हैं हम जी। 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने बहुत पीछे ढकेल दिया था शिक्षा के स्तर को। अब हम उसको फोकस करके काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले समय में उसका परिणाम दिखेगा। मुझे याद है अरुण जी, नल जल योजना के साथ में कई ऐसी योजनाएं थी। कांग्रेस की सरकार में 20,000 करोड़ का उस टाइम पर टेंडर निरस्त भी करना पड़ा था। आप लोगों ने आरोप भी लगाया था। उसके बाद फिर कुछ और भी योजनाएं उन्होंने लॉन्च की, चाहे वो धान खरीदी को लेकर हो, गोबर खरीदी को लेकर हो, कई ऐसी योजनाएं। कितना अलग है बीजेपी की ये सरकार, जिसमें योजनाओं का 100% पारदर्शिता के साथ में जो है जनता को लाभ मिल पाया। अमित जी, जब आप अच्छी नीयत से काम करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा आता है। कांग्रेस पार्टी ने कोई काम अच्छी नीयत से नहीं किया, अच्छी सोच से नहीं किया। मुझे उससे क्या फायदा मिले, मुझे क्या मिलेगा उससे, इस आधार पर उन्होंने काम किया, इस आधार पर उन्होंने योजनाएं बनाई। इसलिए वो योजनाएं धरातल पर नहीं आई, उसमें पूरा बंदरबाट हुआ, उसमें पूरी सारी अव्यवस्था हुई। पर मैंने आपको जैसे कहा कि हम विकास के लिए राजनीति करते हैं, हम जनता के लिए राजनीति करते हैं, जनता से राजनीति नहीं करते और विकास में राजनीति नहीं करते। ये फर्क है। हमारी नीयत है
हम विकास के लिए राजनीति करते हैं, इसलिए हमारी नीयत है कि जनता को अधिक से अधिक लाभ मिले, जनता तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, जनता के जीवन में परिवर्तन आए, जनता के जीवन में खुशहाली आए। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि कोई सरकार गरीबों के प्रधानमंत्री आवास को रोक कर बैठ जाए। उनके पंचायत मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था कि पैसा नहीं दे रहे हैं राज्यांश। इससे बड़ा गरीब विरोधी निर्णय, इससे बड़ा गरीब विरोधी काम और कोई नहीं हो सकता कि गरीबों को मोदी जी पक्का मकान दे रहे हैं और आप उसमें रोड़ा बनने का काम कर रहे हैं। और ये किस्मों से राजनीति करेंगे, किनके लिए राजनीति करते हैं? फिर मैं वही कहता हूं, केवल और केवल ये एक परिवार के लिए कांग्रेस की राजनीति होती है, जनता के लिए नहीं। और इसलिए उनकी सारी योजनाएं फेल हुई, धरातल पर नहीं आई। अरुण जी, क्योंकि तालमेल की बात आपने कही, ये भी थोड़ा समझना लाजमी होगा कि विष्णुदेव साय के साथ में सभी मंत्रियों का, खास तौर पर आप मुख्यमंत्री हैं, कैसे आप लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से तालमेल बिठाकर आप लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से, कोई ऐसा वाकया भी होगा शायद कि जिस पर आप लोग की सहमति नहीं बन पाई होगी, आपकी बातों को सीधे तौर पर रख लिया गया होगा कि आपने जो कहा वो हो जाएगा? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, कितना लंबा राजनीतिक अनुभव है। लोकतंत्र के सबसे नीचे पायदान से चलकर आए हैं। पंच बने, सरपंच बने, विधायक बने, सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने, संगठन में प्रदेश अध्यक्ष का काम किया 3-3 बार, और आज मुख्यमंत्री हैं। कितना अनुभव है उनके जीवन का। और एक आम व्यक्ति है, गांव के व्यक्ति हैं, और इसलिए टीम कैप्टन के नाते हम सभी मंत्रियों के बातों पर गंभीरता से सुनते हैं, उन पर अमल करते हैं और उनको स्वीकार करते हैं। और इसलिए उनके नेतृत्व में पूरी मंत्रिपरिषद एकजुट होकर काम कर रही है, और उसका परिणाम आपको मैंने बताया आपको जी। चाहे वो लोकसभा चुनाव का परिणाम हो, रायपुर दक्षिण का परिणाम हो, नगरीय निकाय का परिणाम हो, पंचायत के चुनाव का परिणाम हो, जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। क्योंकि मजबूत सरकार, निर्णायक सरकार, जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाली सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में है, और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। क्योंकि आपसे बात हो रही है तो क्षेत्र की भी बात करना ज़रूरी है। बिलासपुर संभाग की बात कर लें, बिलासपुर जिले की बात कर लें, पूरा एरिया, क्या आपने रोड मैप बनाया हुआ है अपने क्षेत्र के लोगों को सौगात देने की, कमियों को दूर करने की, उस संभाग के लिए? लगातार बिलासपुर में भी, मुंगेली जिले में भी, पूरे बिलासपुर संभाग में विकास के काम लगातार स्वीकृत हो रहे हैं। समान रूप से विकास की योजनाएं वहां पर पहुंच रही है। और तो कोई क्षेत्र के साथ उपेक्षा करने का कोई कारण नहीं है। बिलासपुर संभाग भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जनगणना की बात हो रही है, जनगणना से छत्तीसगढ़ को आने वाले समय में कैसा देख रहे हैं आप? कितना बड़ा लाभ मिल सकता है? पिछड़ा क्षेत्र था, आदिवासी बाहुल्य एरिया है। एक बहुत ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, जातीय जनगणना का। कांग्रेस पार्टी इसे लेकर लगातार राजनीति करती रही है। जब सत्ता में थी कांग्रेस पार्टी तो जातीय जनगणना का विरोध करती थी, और जातीय जनगणना को बंद करने का काम भी कांग्रेस ने किया। पहले होता रहा है, कांग्रेस पार्टी ने बंद किया, कांग्रेस ने विरोध किया, और जब विपक्ष में चले गए तो जातीय जनगणना की मांग करने लगे। पर मोदी जी ने ऐतिहासिक क्रांतिकारी निर्णय लिया जातीय जनगणना कराने का। इससे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो आदिवासी समाज से हैं, अनुसूचित जनजाति समाज से हैं, उन सबको इसका बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि जनगणना आने के बाद उसके आधार पर सरकार योजनाएं बनाएगी। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा निर्णय है, स्वतंत्र भारत का एक ऐतिहासिक कदम है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने लिया है। बहुत समय हो गया, एक अंतिम सवाल के साथ में अब इस चर्चा को खत्म करेंगे। अरुण जी, महिलाओं के लिए आपने काम किया, आदिवासी के लिए सरकार काम करने की बात कह रही है, युवा हमेशा चर्चा का विषय रहते हैं राजनीति में।
लेकिन धरातल पर देखा जाए तो कुछ कमियां हैं जिसके कारण युवाओं का कौशल विकास नहीं हो पाता, उनको सही तरीके से रोजगार नहीं मिल पाता। उनके जो खासतौर पर बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्र से आते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है। सरकार इसके लिए क्या कर रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, युवाओं के लिए, युवाओं से जो हमने वादा किया था, जी पीएससी का घोटाला करके कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। हमने कहा था हम न्याय देंगे, सरकार में आएंगे। हमने सीबीआई इंक्वायरी का आदेश किया और कितने लोग जेल में हैं आपको पता है। जी देखिए, हम किस नीयत से काम कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों की लगातार भर्ती हो रही है, सभी विभागों में के विज्ञापन लगातार निकल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम नई औद्योगिक नीति 2024-30 लेकर आए हैं। हमने युवाओं का पूरा ध्यान रखा है। उसमें क्या ध्यान रखा है कि अब जो राज्य सरकार का अनुदान है वो उसके निवेश की राशि के आधार पर नहीं होगा, कितने लोगों को वो रोजगार देंगे, कितने युवाओं को रोजगार देंगे, छत्तीसगढ़ के कितने युवाओं को रोजगार देंगे, इस आधार पर उस उद्योग को अनुदान मिलेगा, सुविधाएं मिलेगी। कौशल विकास के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और युवाओं के हित में हमारी सरकार ने, देखिए फिर क्या किया, पिछली सरकार ने खेल अलंकरण बंद कर दिया था। जी युवाओं का कितना बड़ा अहित किया था पिछली सरकार ने। हमने खेल अलंकरण प्रारंभ किया। खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए हमारी सरकार योजना बनाकर काम कर रही है। अनेक योजनाएं हम लेकर आए हैं। तो हम युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। लगातार निवेश आ रहा है, निवेश आएगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे युवा सक्षम बनेंगे, हमारे युवा उद्योग भी लगाएं, इसके लिए भी हमने लगातार उनको अलग अलग तरह से सब्सिडी दे रहे हैं। अलग अलग योजनाएं उनके लिए है कि वो आएँ, स्वयं भी उद्योग लगाएं, रोजगार मांगने वाले के बजाय रोजगार देने वाला बने। तो ये हमारी प्रतिबद्धता है, युवाओं के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ खास चर्चा में जुड़े हुए थे अरुण साहू जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो इस सुशासन की, विश्वदेव की सरकार में छूट गया हो। खास तौर पर सड़कों की बात उन्होंने की है, शिक्षा के साथ युवाओं की बात उन्होंने की है, रोजगार की बात उन्होंने की है। ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। हम फिर से मुखातिब होंगे आने वाले अगले गेस्ट के साथ में। फिलहाल नमस्कार।